आज सिद्ध की बेटा एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति पर कार्य नहीं करती, राइबोसोम्स पर भी कार्य करती है, कोशिका अंगकों पर भी कार्य करती है, राइबोसोम पर स्पेसिफिकली। और माइकोप्लाज्मा में राइबोसोम तो होएगा ना, तो उसको वो खत्म कर सकती है। ठीक है, तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स का अलग अलग कार्य होता है। सिर्फ जैसे पेनिसिलिन है, वो तो सिर्फ चलो हम मान लेते हैं क्या कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो क्या कोशिका भित्ति के लिए, सॉरी पेनिसिलिन जो होती है वो कोशिका भित्ति में छेद कर देती है। दूसरी एंटीबायोटिक्स जो होती है वो दूसरे कोशिका अंग जो होता है, अब जब से प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम है, 30S को खत्म करने का काम, 50S को खत्म करने का काम, तो इस हिसाब से हो जाती है। ये कौन है बे, माइंड में अपनी मिला, बावला हो गया है क्या? माइसीलियम किसे कहते हैं? अभी पढ़ाया थोड़ा ना, कवक अभी पढ़ाऊंगा। हाँ जी, चलो तो गुड आफ्टरनून भैया आपका, बहुत बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते बेटा। यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण ये पढ़ रहे थे हम, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने मोनेरा जगत की बात कर ली थी। मोनेरा जगत के बाद प्रोटिस्टा जगत स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने वर्गीकरण में क्राइसोफाइट पढ़ लिया था, डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ लिया था, युगलिनॉइड पढ़ लिया था। क्राइसोफाइट के अंतर्गत डाइएटम्स, डेस्मिड्स ये पढ़ा था, डाइनोफ्लैजिलेट्स हमने बात करी थी, युगलिनॉइड्स हमने बात करी थी। इसके बाद अब क्या स्टार्ट करना है? अवपंक कवक, यहां से आज हमें स्टार्ट करना है। ठीक है जी, हाँ जी, तो वो स्टार्ट करते हैं अवपंक कवक। आइए शुरुआत करते हैं अवपंक कवक की। हाँ भैया, अवपंक कवक देखिए, सबसे पहले तो देखने से पता लग रहा है आपको, इसका वो एनिमेशन वाला पीछे खोला था क्या? ये जो अवपंक कवक जो होते हैं, प्लीज बातें मत करिएगा। यार एक तो ये डॉक्टर विश्वास को कसम से निकाल दो यार, ये ना पढ़ते हैं ना पढ़ाने देते हैं, आते ही माथा खराब करने का काम होता है इनका। कुछ नहीं करना इन्होंने, आते ही माथा खराब करना और कुछ नहीं करना। इसको अब नहीं, उस दिन भी सोचा था कि नहीं, इसको भेज दो बेटा। ये जो अवपंक कवक जो होते हैं कैसे रंग के हैं? ये येलो कलर के हैं, और देखने से ये भी पता लग रहा है कि ये फैल रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जहां बताने की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अवपंक कवक, चांटे लगा दिए जाए ना तुम, तब सही हो जाओगे। सामने आ जाओ ना, तुम्हारे पिटाई कर दे, ऐसी धुनाई कर देना तेरी तो। हाँ भेज दो इसको, निकालो इसको बैच से बाहर। हाँ हाँ जी, अवपंक कवक की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये कैसे रंग के होते हैं? तो ज्यादातर ये कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। कैसे रंग के हैं? ये पीले रंग के हैं। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, इनको अगर हम बोल रहे हैं अवपंक और फिर बोल रहे हैं कवक, तो अवपंक जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्लाइम, और कवक को बोलते हैं मोल्ड बोल दिया जाता है, या फंजाई भी बोल दिया जाता है। याद रखना, कवक को हम मोल्ड या फंजाई भी बोलते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये पीले रंग के होते हैं। किसके कारण होते हैं? वर्णकों के कारण होते हैं। दूसरा बिंदु, इनको हम अवपंक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, कैसी परिस्थिति आती है? अनुकूल परिस्थिति आती है। कौन सी परिस्थिति आती है? अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये फैल जाते हैं। प्लीज टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा, सामने वाले की बातों को सुना भी करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अवपंक स्लाइम का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। आपसे मैं एक सीधा सा क्वेश्चन पूछूं, ये जो अवपंक कवक हैं ये एकल कोशिकीय हैं कि बहुकोशिकीय हैं? आप सीधा बोलेंगे सर कौन से जगत की बात कर रहे हैं? प्रोटिस्टा जगत। और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? सर एकल कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं। यानी अगर ये एक अवपंक कवक है, यूकैरियोटिक है, और अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, तो ऐसे कई सारे अवपंक कवक एक दूसरे के पास पास आकर जहां पर पोषणीय पदार्थ मिल रहा है वहां पर इस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाते जाएंगे, एक तरीके से कॉलोनी बना लेंगे।
इस तरीके से ये क्या होते जाएंगे, फैलते जाएंगे और अपनी क्या बना लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इस तरीके से कॉलोनी बना लेंगे। अब ये जो कॉलोनी जो होती है, इस कॉलोनी के बाहर ये एक श्लेष्मा का आवरण निकालते हैं। क्या बोला हमने, ये जो कॉलोनी जो है, इस कॉलोनी के बाहर एक श्लेष्मा का आवरण निकलता है और वो श्लेष्मा का आवरण कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है गुरु, चिपचिपा आवरण होता है। अब ये जो चिपचिपा आवरण के कारण वर्ड आता है क्या, स्लाइम। स्लाइम का मतलब ही क्या होता है, स्लाइम का मतलब होता है थोड़ा लिसा चिपचिपा पदार्थ जो होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं क्या, स्लाइम। जैसे मेरे बच्चे जो हैं, मेरा बेटा जो है, जब उसको खिलौने दिलाने के लिए ले जाता हूं तो आजकल मार्केट में ना एक खिलौना आता है, क्या आता है, स्लाइम आता है। अब वो स्लाइम कैसा होता है, बड़ा लिसा सा होता है, चिपचिपी सी चीज होती है, बच्चे उसके साथ खेलते हैं। तो स्लाइम का मतलब क्या होता है, चिपचिपापन। स्लाइम का मतलब होता है थोड़ा सा लिसा सा, चिपचिपा सा। तो ये जो होते हैं, ये आपके जो अवपंक कवक जो होते हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक तरीके से फैलते जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और फैलने के बाद इनके ऊपर एक स्लाइमी लेयर बन जाती है, एक श्लेष्मा का आवरण बन जाता है ये, जो क्या करता है, इनको आसपास चिपकाए रखता है, इनको पास पास रखे रखता है। क्यों, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां, भोजन मिल रहा है दोस्त, पोषण मिल रहा है, जल मिल रहा है ना, कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है इनको, तो ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और आसपास चिपके रहते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं और श्लेष्मा से ढक जाते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या, प्लाज्मोडियम। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम तो एक जगह आया था, प्लाज्मोडियम तो एक जीव का नाम होता है, वो जीव जो मलेरिया कॉज करता है। मैंने कहा यस, लेकिन वो प्लाज्मोडियम एक जीव का नाम है, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। यहां पर जो प्लाज्मोडियम है वो एक संरचना का नाम है, एक स्ट्रक्चर का नाम है। यहां पर प्लाज्मोडियम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। प्लाज्मोडियम कौन है, यहां पर एक स्ट्रक्चर, एक संरचना है, जो कैसी है, एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, कॉलोनी के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर है, जो किससे बनी हुई है, ये छोटे छोटे एकल कोशिकीय अवपंक कवकों से बनी हुई है। इतनी सी बात समझ में आई या इसमें भी कोई दिक्कत है? हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आई या यहां पर किसी को दिक्कत है? यहां तक की बात समझ में आ गई, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। फटाफट जल्दी से सुनिएगा। अवपंक कवक पीले रंग के होते हैं, किसके कारण, वर्णक के कारण। कौन सा वर्णक, ज़ेंथोफिल के कारण। अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल का मतलब जब भोजन मिलेगा, पोषण मिलेगा, गले सड़े पदार्थ मिलेंगे, मृत कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे, तो ये क्या करते हैं, फैलते हैं। हमने बोला भैया ये तो एकल कोशिका है, हाँ, तो एक 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 कोशिका फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, कॉलोनी बना लेती है। उस कॉलोनी के बाहर श्लेष्मा का आवरण होता है जो इनको पकड़े रखता है, इनको बनाए रखता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और अवपंक का मतलब क्या था कि चिपचिपापन है इनके अंदर, किसके कारण है, श्लेष्मा के कारण क्या आ रहा है, चिपचिपापन आ रहा है। चलिए सर, अवपंक तो समझ में आ गया। अब बात आ रही है, सर आपने इसको कवक क्यों बोला, हम इनको कवक क्यों बोल रहे हैं, हम इनको नाम जो है वो कवक क्यों दे रहे हैं, जब कवक एक अलग जगत है, पूरा पूरा जगत ही अलग है, कौन सा, फंजाई किंगडम, तो हमने इनको कवक नाम क्यों दिया? और अगर दिया है तो फिर हम इनको कवक जगत में क्यों नहीं रखते हैं? आइएगा तीसरा बिंदु, देखिए इनको बोला जाता है फॉल्स फंजाई। क्या, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, फॉल्स फंजाई देते हैं। किसको, अवपंक कवक को। जो अवपंक कवक जो होती है ये ट्रू फंजाई नहीं है, ये फॉल्स फंजाई है, ये आभासी कवक है या कूट कवक है। अब सर इसका मतलब क्या है? देखिए जो कवक जो होती है, फंजाई जो होती है, समझने की कोशिश करिएगा। कवक जो होती है, फंजाई जो होती है,
वो कैसी होती है? पहली बात तो बहुकोशिकीय होती है। कैसी होती है? बहुकोशिकीय होती है, पहला बिंदु। तो ये चीज इनमें नहीं है। अवपंक कवक कैसी होती है? सर ये तो एकल कोशिकीय होती है। ये तो सर डिफरेंस हो गया दोनों में, ये तो बहुकोशिकीय होती है, ये एकल कोशिकीय होती है। इस कारण से हम इनको किस में नहीं रखते हैं? कवक जगत में नहीं रखते हैं। और भी डिफरेंस है क्या कि सर कवक जो होती है उनमें कोशिका भित्ति होती है, और वो कोशिका भित्ति मेनली किससे बनी होती है? काइटिन से। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक अवस्था आती है जिसमें होती है कोशिका भित्ति, अभी पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये दो डिफरेंस के कारण याद रखना, हम अवपंक कवक को किस में नहीं रखते हैं? कवक जगत में नहीं रखते। ये तो हो गया डिफरेंस। अब बात आ रही है सर आपने इनको कवक फिर क्यों बोला? यानी कुछ समानता होगी। ये तो हमने क्या देख लिया सर? ये तो हमने देखा है डिफरेंस। ये तो हो गया भैया डिफरेंस, ये तो अंतर हो गया कि इन अंतरों की वजह से हम इनको किस में नहीं रखते हैं? कवक जगत में नहीं रखते हैं। ये तो हो गया डिफरेंस हो गया, ये तो दोनों में अंतर हो गया है। अब कुछ समानता भी तो होगी, तभी तो इसके नाम में कवक आ रहा है। हाँ सर, अब वो समानता क्या है? उस समानता को देख लेते हैं एक बार कि आखिर हमने इनको कवक क्यों बोल दिया। क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हम इनको अवपंक कवक बोल रहे हैं? तो कुछ ना कुछ समानता होगी, और वो समानता क्या है कि जिस प्रकार कवक जो होती है वो मृतोपजीवी होती हैं। कैसी होती है? मृतोपजीवी होती हैं। उसी प्रकार ये अवपंक कवक जो होती है ये भी कैसी होती है? मृतोपजीवी होती है। ये भी मृत पदार्थों से क्या प्राप्त करती हैं? पोषण प्राप्त करती हैं। ये भी मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करती हैं। और गुरु ये भी मृत पदार्थों से गली सड़ी टहनियां, पत्तियां, गले सड़े पदार्थ जो होते हैं उनका अपघटन करती हैं। यानी ये भी पहले क्या करती हैं? डाइजेशन, फिर इंजेशन, और ये भी पहले क्या करती हैं? डाइजेशन फिर इंजेशन। ये दोनों में समानता थी, ये कवक जैसा लक्षण इनमें मिल रहा था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? अवपंक कवक। ये थी सिंपल सी समानता किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी हम इनको किस में नहीं रखते? कवक जगत में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? सीधा सा रीजन था कि ये एकल कोशिकीय होती है, जबकि कवक जो होती है वो बहुकोशिकीय होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती, इनमें कोशिका भित्ति मिलती है। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है। सर अब कौन सा क्वेश्चन दिमाग में आएगा? अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, और वो आता है क्या कि कवक जगत के अंदर आपने बोला सर बहुकोशिकीय को रखा जाता है। मैंने कहा यस, लेकिन सर एक कवक ऐसी होती है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट तो एकल कोशिकीय है, यीस्ट तो एकल कोशिकीय होती है। तो फिर उस हिसाब से तो माथा ये घूमेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि सर यीस्ट अगर एकल कोशिकीय है तो फिर यीस्ट को आप अवपंक कवक में क्यों नहीं रख रहे हो? सोचो, दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन कि सर यीस्ट अगर एकल कोशिकीय है तो आप उसको प्रोटिस्टा जगत में क्यों नहीं रख रहे? आप उसको अवपंक कवक के अंदर क्यों नहीं रख रहे हो? सीधा सा रीजन है, यीस्ट में कोशिका भित्ति होती है और अवपंक कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इतना सा था। यीस्ट में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, और वो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, जो किसका लक्षण है? सर कवक जगत का लक्षण है। यहां पर अवपंक कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती, काइटिन से बनी हुई नहीं होती है। वेल डन शालिनी, वेरी गुड राजन, बहुत ही बढ़िया कीर्ति, वेरी गुड रोशनी, बहुत ही बढ़िया जुगनू, वेरी गुड खुशी जैन, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रोहित, हाँ जी विनीत, वेरी गुड। तो क्या ये डिफरेंस समझ में आ गए हैं? इनमें कोई कंफ्यूजन,
यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। इस वजह से अवपंक कवक को हम ट्रू फंजाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर ट्रू फंजाई वाला लक्षण नहीं होते, वास्तविक फंजाई वाले गुण नहीं होते हैं। कौन से? ये जो गुण जो होते हैं वो अवपंक कवक के कुछ समानता दिखाते, किसके जैसे? कवक के जैसे। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स फंजाई, कूट कवक या आभासी कवक बोलते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। डन? क्लियर है? चलो अभी एक और चीज और बतानी है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इधर देखिएगा। देखिए, हमने बोला जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये क्या करते हैं सर? फैलते हैं। ये फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। अनुकूल मतलब सड़ी गली चीजें जब इनको मिलेंगी, पोषण मिलेगा। पोषण मिलेगा तो सीधी सी बात है, ये पोषण को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, वहां पर पोषण प्राप्त करते रहते हैं। उस जगह इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है, श्लेष्मा का आवरण चढ़ जाता है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ साथ ये फैलते जाते हैं और कई फीट तक फैल जाते हैं, कई फीट तक फैल जाते हैं। इस संरचना को हमने क्या बोला था? प्लाज्मोडियम। डन? ये प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर है अवपंक कवक की। प्लाज्मोडियम एक जीव का नाम भी होता है जो मलेरिया कॉज करता है। इसी प्रोटिस्टा जगत में ही पढ़ेंगे। डन? अब बात आ रही है सर, ये तो आपने अनुकूल परिस्थितियों की बात बता दी, लेकिन सर अगर प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी, मान लो अगर इस अवपंक कवक को भोजन ना मिले, जल ना मिले, यानी कौन सी परिस्थितियां मिल जाए? प्रतिकूल परिस्थितियां मिल जाए। किसको? अवपंक कवक को। जो अवपंक कवक हैं, अगर इनको प्रतिकूल परिस्थितियां मिल जाए, मान लो भोजन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर जो है वो अनुकूल नहीं है, अम्लीयता बढ़ गई है, यानी कुल मिलाकर वातावरणीय कंडीशंस इनके लिए बहुत खराब मिल रही हैं। किसको? अवपंक कवक को। इस कंडीशन में ये क्या करते हैं? तो इस कंडीशन में इनका ये जो प्लाज्मोडियम जो था ना, ध्यान से सुनना, कौन था बेटा इनका? ये प्लाज्मोडियम जो था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया। ये अवपंक कवक की ये एक अवपंक कवक है, ध्यान से देखना। क्या ये एकल कोशिकीय अवपंक कवक है? इस एकल कोशिकीय अवपंक कवक को देखिए। ये जो एकल कोशिकीय अवपंक कवक जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? बहुकेंद्रकीय होते हैं। वर्ड याद रखना, कैसे होते हैं ये? बहुकेंद्रकीय होते हैं। अब आप में से कौन सा बच्चा मुझे इसका आंसर देगा? ये एकल कोशिकीय बहुकेंद्रकीय होते, कौन सा विभाजन हुआ होगा या उस विभाजन को क्या बोला जाता है जिससे एक बहुकेंद्र की अवस्था पैदा होती है? वेल डन शालू कुमारी, बहुत ही बढ़िया। सोचो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उस पर फोकस करो। मैंने ये पूछा एक कोशिका बहुकेंद्र की कब हो जाती है? ये एक कोशिका है, ये एक केंद्रक था, ये कोशिका बहुकेंद्र की कब हो जाएगी? दिमाग लगाइए फटाफट जल्दी से। ये कोशिका थी और ये एकल केंद्रकीय थी, ये एकल केंद्रकीय से बहुकेंद्रकीय कब हो जाएगी? वेल डन। सिर्फ और सिर्फ क्या होएगा? ओनली कैरियोकाइनेसिस। क्या नहीं होगा? साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। क्या होएगा? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। याद आ रहा है? आपने कोई नारियल का पानी पढ़ा था, याद करिए। मुक्त केंद्रकीय विभाजन याद आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? केंद्रक विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है। डन। चलो सर, ये तो चीज समझ में आ गई। अब इधर देखिएगा, क्या इस संरचना, इस जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य ही तो है भैया, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गई है, अंदर कोशिका द्रव्य हो गया, बहुत सारे केंद्रक हो गया। अब ये जो जीव द्रव्य, क्या इसके बाहर कोशिका भित्ति है? नहीं सर। ये जो एकल कोशिकीय अवपंक कवक है जो बहुकेंद्रकीय है, इसका ये जो जीव द्रव्य जो है, उस जीव द्रव्य के बाहर क्या कोशिका भित्ति है? नहीं सर, जीव द्रव्य के बाहर कोशिका भित्ति तो नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है। जब कोशिका भित्ति नहीं होती है तो ऐसे जीव द्रव्य को यहां पर बोला जाता है नग्न जीव द्रव्य। क्या नाम दिया जाता है? नग्न जीव द्रव्य।
जब उसने आवरण नहीं पहन रखा किसका, कोशिका भित्ति का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नग्न जीव द्रव्य बोलेंगे, नेकेड प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा। ठीक है सर। अब आप में से कितने बच्चों को एक और वर्ड याद आ रहा होगा, बहु केंद्र की अवस्था को हम कोइनोसाइट या सिनोसाइट बोलते हैं। कितने बच्चों को यह याद आ रहा है, कितने बच्चों को यह वर्ड याद आ रहा है कि बहु केंद्र की अवस्था जो होती है इसको हम कोइनोसाइट या हिंदी में सिनोसाइट कहते हैं। कितने बच्चों को याद आ रहा है? क्या ये बताया है या ये भी नहीं बताया? कहेंगे नहीं सर ये भी नहीं बताया है। हिंदी में एक और वर्ड होता है क्या, संकोशिका। हिंदी में एक और वर्ड होता है, क्या बोलते हैं, संकोशिका। तो संकोशिका बोल दीजिए, सिनोसाइट या कोइनोसाइट ये बोल सकते हैं। तो याद रखना, ये जो एकल कोशिकीय अवपंकवक है, इसका ये जो जीव द्रव्य जो होता है, जो नेकेड होता है, नग्न होता है, क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये नग्न जीव द्रव्य बहु केंद्रकीय होता है। ऐसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, संकोशिका। दंडना दंडन शायद टैपिटम में भी थी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लेकिन टैपिटम को हम नग्न नहीं बोलेंगे, नग्न जीव द्रव्य, क्यों, क्योंकि टैपिटम पादप की कोशिका, और पादप में तो कोशिका भित्ति मिलती है। चलिए साहब, यहां तक की बात समझ में। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, इसमें आपको मिस्टेक समझ में आ गई होगी। क्या मिस्टेक है गुरु, जरा दिमाग लगाइए। यहां पर क्या मिलेंगे सर, बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे। ठीक है, अब ये कौन सी अवस्था है सर? ये तो अनुकूल परिस्थितियों में आपने बता दिए, तो ये तो हमने अनुकूल परिस्थितियां देख ली है। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियां अगर हम देखें तो क्या होगा? ये तो अनुकूल परिस्थितियों में कई सारी एकल कोशिकीय अवपंकवक पास पास आ जाती हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा? क्या ये पास पास आती है? नहीं। तो ये चीज याद रखना, क्या, कि अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो ये पास पास आ जाती है। लेकिन वहीं अगर प्रतिकूल परिस्थितियों की बात करें तो ये पास पास नहीं आती है। तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या हो गया? चलो सर, ये तो अनुकूल परिस्थितियों में तो यहां पर इस तरीके से ये पास पास आ गई है और फैलती जा रही है, पोषण लेती जा रही है, फैलती जा रही है, संख्या बढ़ाती जा रही है। ठीक है सर, लेकिन सर प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होएगा? क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में जब ये पास पास नहीं आ रही है तो क्या होएगा? मैंने कहा देखिए, आइए देखते। मैंने कहा ये हमारी एक कौन थी गुरु? एकल कोशिकीय अवपंकवक थी। कौन थी ये? एकल कोशिकीय अवपंकवक थी। वेल डन विकास कुमार, बहुत ही बढ़िया। प्रतिकूल परिस्थितियों की बात कर रही है, कौन है भैया? हमारी एकल कोशिकीय कौन थी? ये एकल कोशिकीय अवपंकवक थी। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, यानी बाहर से वातावरणीय परिस्थितियां इसको खत्म कर सकती है, इसको नष्ट कर सकती है। तो उन बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, कौन सी परिस्थितियों से? प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए क्या होता है, इसका ये पूरा जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? पूरा का पूरा जीव द्रव्य जो है वो सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर इस तरीके से एक संरचना बना रहा है। ये सारा का सारा जीव द्रव्य सिकुड़कर एक संरचना बनाता है। इस संरचना को हम बोलते हैं फलनकाय। इस संरचना का नाम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? फलनकाय बोल रहे हैं। क्या नाम बोल रहे हैं इसको? फलनकाय बोल रहे हैं। अब ये जो फलनकाय है, इस फलनकाय के अंदर क्या होएगा? जरा दिमाग लगा। इस फलनकाय के अंदर ये कौन है सर? ये तो केंद्रक थे। कौन थे गुरु? ये केंद्रक थे। ये सारे के सारे केंद्रक यहां पर भिच भिच के इकट्ठे हो गए हैं।
कौन एकत्रित हो गए? जितने भी केंद्रक थे, जितना भी जीव द्रव्य था, वो सिकुड़कर इस जगह पर एकत्रित हो गया है। अब क्या होएगा? एकत्रित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फलनकाय बोलते हैं, है ना। अब इन केंद्रकों के अंदर क्या होएगा? ये जो केंद्रक जो होते हैं, इन केंद्रकों के ऊपर निर्माण होता है किसका? भित्ति का। किसका निर्माण होएगा? इन केंद्रकों के ऊपर निर्माण होता है किसका? भित्ति का। सर अभी तक क्या कोशिका भित्ति थी? सोचो, क्या अभी तक कोशिका भित्ति अवपंक कवक में मिल रही थी? नहीं सर। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, इनका जीव द्रव्य जो होता है सिकुड़कर इकट्ठा हो जाता है, केंद्रक यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? फलनकाय बोलते हैं। और इस फलनकाय के अंदर जो केंद्रक है, उन केंद्रकों के ऊपर कोशिका भित्ति का आवरण चढ़ जाता है। अब इससे क्या होएगा? अब आप मुझे बताइए, ये यहां से फटेंगे। कौन फट जाएगा? सर ये फलनकाय जो था, ये फलनकाय जो है, जब ये फटेगा, दिमाग लगाना, कौन फटेगा यहां से? ये यहां से ये फलनकाय जब यहां से फटेगा, क्योंकि अंदर इस तरीके से जब ये बढ़ते जा रहे हैं, तो बाहर जब ये निकलेंगे, कौन निकलेंगे? सर ये संरचना है। अब इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है जो अंदर यहां पर बनी है? इन संरचनाओं को बोला जाता है बीजाणु। ये संरचना जिसके अंदर कोशिका भित्ति है, और कौन था भैया यहां पर? केंद्रक था, और जीव द्रव्य का और कोशिका द्रव्य का तो अंश आएगा ही आएगा यहां पर, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? बीजाणु। अब ये बीजाणु फैल जाते हैं। अब इनके फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? वायु। याद रखना, एक वर्ड होता है, हिंदी में लिखा होगा प्रकीर्णन। आप जब यहां पर पढ़ेंगे अवपंक कवक को, तो अवपंक कवक में एक वर्ड दिखेगा आपको, क्या? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन या परिक्षेपण। इसका मीनिंग क्या होता है? फैलना। कि ये जो है इस तरीके से फैलते जाएंगे, ये फटेगा और फटने के बाद ये फैल जाएंगे। अब वो फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन बीजाणुओं के फैलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होएगी? वायु। वायु जो होगी इनको क्या कर देगी? फैला देगी। अब ये यहां पर फैल जाएंगे। अब जब ये फैल जाएंगे और बाहर कौन सी है? प्रतिकूल परिस्थितियां। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये कई 100 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। क्या बोला हमने? कई वर्ष, 100 तो ज्यादा हो गया, कई वर्षों तक ये क्या रह सकते हैं? उन प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या मिल रही है? ये कोशिका भित्ति मिल रही है। क्या मिल रही है इनके अंदर? कोशिका भित्ति। तो इसको बड़े स्तर पर जरा सोचने की कोशिश करिए। जैसे हम हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, है ना? क्या हम हैं अपने घर में बैठे हुए और सडनली हमारे शहर पर अटैक हो गया है। क्या हो गया? हमारे शहर पर किसी ने अटैक कर दिया। अब हमारे लिए वो परिस्थितियां कैसी हो गई है? प्रतिकूल। अब उससे बचने के लिए हम कवच पहन लेंगे। उनसे बचने के लिए हमने क्या पहन लिया? सर कवच पहन लिया। वो कवच हमारी क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। तो यहां पर वो जो कवच जो था वो कौन था? कोशिका भित्ति। तो याद रखना, नॉर्मली इनके जीवन काल में कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। कोशिका भित्ति तभी बनती है जब कौन सी परिस्थितियां आती हैं? प्रतिकूल। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो याद रखना, क्या? प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका भित्ति बनती है, जो इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। कई वर्षों तक ये जिंदा रहते हैं इनके ये बीजाणु। अब ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेट सी बात है कि भैया इस पृथ्वी पर जैव विविधता मिल रही है। जीव जो है मरेंगे, सड़े गले पदार्थ तो डेफिनेटली बनेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा इनको कौन सी परिस्थितियां प्राप्त करने में? अनुकूल। जैसे ही अनुकूल मिलेगी, कोशिका भित्ति नष्ट हो जाएगी, और अंदर ये जो है, मतलब कोशिका भित्ति नष्ट हो जाएगी, अंदर ये जो जीव द्रव्य जो है ये अपनी संख्या बढ़ा देगा और वापस से क्या बना देगा? आपका इस प्रकार से एक नग्न जीव द्रव्य बन जाएगा, और फिर वो नग्न जीव द्रव्य जो होएगा वो अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा। बताइए,
क्या निर्मल कुमावत आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है? सर इसका कोई एग्जाम्पल बता दीजिए अवपंक कवक का। फाइसेरम, एग्जाम्पल याद रखना है आपको, फाइसेरम। फाइसेरम जो है वो किसका एग्जाम्पल है आपका? एक ही एग्जाम्पल याद रखना है आपको, किसका? अवपंक कवक का। सर तब तो ये अमर है। देख बेटा इनको तब मैंने कल भी तेरे को बताई थी बात कि अगर ये प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत लंबे समय तक रह गई, एक लिमिट होगी ना इनकी भी, तो ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान है और भैया ये हमेशा जिंदा रहेंगे, एक लिमिट होगी। लिमिट तो हर चीज में लगती ही लगती है। मान लो बिल्कुल ही अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली, उस कंडीशन में क्या होगा? डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं हमारी एनसीईआरटी में। तुरंत यहां पर ये 5 बिंदु हैं, सिंपल ये 5 बिंदु, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी में। इन 5 बिंदुओं को पढ़िए और टॉपिक कंप्लीट करिए अपना। कौन सा? अवपंक कवक आपके सामने है, जरा एक बार फटाफट यहां पर देखिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप पूछेंगे, सर इनकी सेल वॉल जो होगी वो किससे बनी होगी? तो मेनली इनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? याद रखना बेटा जी, सेल्यूलोज से ही बनी होती है। पैक्ट उससे नहीं, काइटिन से नहीं, मेनली किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से ही बनी होती है। कीचड़ और कूड़े वाले स्थान पर ज्यादा से ज्यादा है, बिल्कुल। जहां पर सड़ी हुई, देख साफ साफ लिखी हुई है, सड़ती हुई टहनियां, पत्तियां, यहां पर सड़े गले पदार्थ मिलेंगे, वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। मुझे मालूम है सर आप मेरे कहने से व्हाइट स्लाइड नहीं लाओगे, बट सर मेरे घर में रूप नहीं है और धूप में सही नहीं दिखता। सर एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था फाइसेरम। फाइसेरम सर 5वां बिंदु एक बार बता दीजिए। मैं एक बार पूरा बिंदु बता देता हूं। यार तू ऐसे क्या कर रहा? देख सबसे पहला क्या था बिंदु? अवपंक कवक मृतपोषी होते हैं, इसमें कोई तकलीफ? मृतपोषी मींस गले सड़े मृत पदार्थों से क्या करेंगे? पहले डाइजेशन फिर इंजेक्शन। जो भी गले सड़े पदार्थ होंगे, जो भी कार्बनिक पदार्थ होगा गले सड़े पदार्थों में, उससे उसका क्या कर लेंगे सर? भक्षण कर लेंगे, फिर उसका इंजेक्शन कर लेंगे। चलो जी डन। तीसरा, अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं। उस समूह का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है, जो कई फीट लंबा हो सकता है। बता दिया आपको, डन। नेक्स्ट, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होंगे? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर मींस अलग हो जाएंगे। यही तो बोला था, अनुकूल परिस्थितियों में पास पास, प्रतिकूल परिस्थितियों में पास पास नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे, बिखर जाएंगे भैया। और जब बिखर जाएंगे तो वो जो एकल कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिकाएं हैं, उनमें किसका निर्माण होएगा सर? फलनकाय का। उस फलनकाय के अंदर कौन होंगे सर? बीजाणु होंगे। तो बीजाणु युक्त फलनकाय बनते हैं। उन बीजाणुओं पर क्या मिल रही है सर? कोशिका भित्ति। ठीक है जी। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ये बीजाणु कैसे फैलते हैं? वायु के द्वारा। डन, क्लियर है? हाँ जी सर, इनकी कॉलोनी को हम प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्त। हाँ जी, पता नहीं मेरे को कविता कनौजिया इसको इसके बारे में। हाँ जी। अब एक बच्चे ने बोला सर क्या ये कवक के साथ उग सकते हैं? आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्या? कंपटीशन, याद अगर आपको आ रहा हो। ये एक अलग जाति है, वो एक अलग जाति है, और डेफिनेटली ये दोनों जातियां एक साथ नहीं उग सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होएगा? कंपटीशन। अगर संसाधन दोनों का क्या होएगा? सेम होएगा। सर एल्कलाइन फॉस्फेटिक का क्या यूज होता है? बेटा 5 सिरे से फॉस्फेट समूह को हटा देता है ताकि वो पुनः वो जो प्लाज्मिड है वापस से, या पुनः जो अनुक्रम है वो वापस से जुड़ ना सके। बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते। अरे बता तो दिया, और क्या 10 बार बताऊंगा?
परिक्षेपण का मतलब, अरे यार कैसा बुड़बक है यार, सुनता ही नहीं है, हैं? अभी तो बताया फैलना। अत्यधिक प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, तो बोलेगा नहीं सर ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने कहा तेरी मैं पिटाई कर दूंगा, ढंग से पिटाई कर दूंगा, लपाड़े लगा, ऐसे कैसे कर सकते हो? तू क्या कर रहा है? प्रतिरोध दिखा रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हो अजी, ऐसे कैसे कर सकते हो? ये क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता दिखाना। और बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता दिखाना है मींस अत्यधिक प्रतिरोधकता दिखाना। सर संडे को टेस्ट होएगा, तो खुद सोच होएगा कि नहीं होएगा? इस संडे को नहीं, इससे नेक्स्ट संडे को होएगा बेटा। सर पुरातन शास्त्र क्या है? प्राचीन समय की बात जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातन शास्त्र। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसकी बात करी है? अवपंकवक की। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आखिरी पांचवा जो भाग है प्रोटिस्टा जगत का वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, ऐसे पढ़ा करो यार, मजा आता है। पूरा फोकस पहले सुनने पर है, समझ लिया, फिर उसके बाद मैं भी तुम्हें टाइम दूंगा, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे पढ़ा करो ना, मजा तो इसी में ही आता है। क्यों बीच बीच में बिना फालतू का स्पैम करते रहते हो? बिना फालतू में कोई लॉजिक नहीं। सर काली स्लाइड ले आए, सर सफेद स्लाइड ले आए, सर ये स्लाइड ले आए, धूप नहीं आ रही और ये नहीं आ रहा और वो नहीं आ रहा। खुद सोचो, इनसे कुछ होएगा? हैं? सोचो, ऐसे नखरेबाजी करने से कभी कुछ मिला है किसी को? कुछ नहीं मिला ना। फिर ये देखो, ये फिर आ गया यार, इसको हटाओ यार, ये दरोल उल्म। मैंने सोचा था कि इसको नहीं हटाऊंगा, ये नहीं मान रहा, ये फिर वापस से वही कर रहा है। रोज का हो गया इसका टंटा। ये उस दिन 5 बच्चों का नाम लिया था, मैंने ऊपर बोला था हटाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि नहीं रहने दो, पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब सुधरना ही नहीं चाहते तो फिर भाई हम भी क्या कर सकते हैं, है ना? एक बच्चे को सुधरने का मौका दिया जाता है, 3-4 बार बोला जाता है कि मत करो मत करो, लेकिन अब वो सुधरना ही नहीं चाहता है ही ढीठ हो चुका है, ढीठ, है ना? उसकी प्रवृत्ति नहीं है सुधरने की, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो भैया ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को प्लीज, अब मैं नहीं कुछ कर सकता हूं। लास्ट था, मौका दिया था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, हाँ जी सर टेस्ट में क्या आएगा? कल क्लास में बता दिया था बेटा। सर अकोशिकीय ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड का मतलब क्या था बेटा? सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? इस एग्जैक्टली यहां पर नग्न जीव द्रव्य को हम क्या बोल रहे हैं? ए सेल्यूलर। नग्न जीव द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? अकोशिका। चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जब हम लोगों ने बात करी तो हमने बोला था कि भैया प्रोटिस्टा जगत जो है उसमें हम 5 चीजें पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, ये हमने कल पढ़ा, और पंकवक अभी पढ़ लिया। अब बचा है कौन सा? प्रोटोजोआ। आइए इसको पढ़ते हैं। किसको? प्रोटोजोआ को। हाँ जी, सबसे पहली बात, प्रोटोजोआ को सबसे पहले किसने देखा था? प्रोटोजोन्स को सबसे पहले किसने देखा था? कौन सा बालक मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर देगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको। हाँ जी, जल्दी से दिमाग लगाइए। प्रोटोजोआ को सर्वप्रथम किसने देखा था? वेरी गुड वैष्णवी, बहुत ही बढ़िया। जय, नेहा, बहुत ही बढ़िया। जैनब, संध्या, शिबू, वेरी गुड। किसने? ल्यूविनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूविनहॉक, इन्होंने सबसे पहले किसको देखा था? प्रोटोजोअन्स को देखा था। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये एनिमल लाइक होते हैं, यानी प्राणी समान होते हैं। सर एनिमल लाइक क्यों बोला? आप मुझे बताइएगा। एनिमल्स की अगर हम बात करें, प्राणियों की बात करें, इतने सारे आप एनिमल्स देखते हो, इतने सारे आप प्राणी देखते हो, क्या प्राणी मृतोपजीवी होते हैं? क्या प्राणी स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी होते हैं? या प्राणी परपोषी में ज्यादातर या तो परजीवी रूप से मिलते हैं या परभक्षी रूप से मिलते हैं? सोचो, खुद जरा सोचो। एनिमल्स ज्यादातर कौन सा पोषण दर्शाते हैं? दिमाग लगाइए। प्राणी जो होते हैं वो ज्यादातर कौन सा पोषण दर्शाते हैं? स्वपोषी तो वो होते नहीं है। कौन से होते हैं? परपोषी। लेकिन परपोषी में क्या वो मृतोपजीवी होते हैं? नहीं सर। क्या एनिमल्स जो होते हैं क्या वो मृतोपजीवी होते हैं? नहीं सर। या तो वो परजीवी हो सकते हैं
या परभक्षी हो सकते हैं। तो ये साहब प्रोटोजोआ जो है ये प्राचीन प्रकार के एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होते हैं। यानी बिल्कुल एनिमल्स के जैसा लक्षण दर्शा रहे हैं कि ये परजीवी भी हो सकते हैं, परभक्षी भी हो सकते हैं। डन। तो क्या ये पहला बिंदु डन डना डन डन, सिंपल सा मीनिंग समझ आगे बढ़। क्या हम इन्हें प्राणी समान जीव बोलते हैं? ये प्राचीन प्राणी समान जीव हैं। पहला बिंदु ये लिख सकता है, ये प्राचीन प्राणी समान जीव होते हैं। अब क्यों बोला? रीजन क्या था कि इनमें पोषण कैसा होता है? परजीवी और परभक्षी, जो किसमें मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। डन, क्लियर है? चले आगे, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला बिंदु। चलिए जनाब, और ये डायग्राम्स अगर आपको याद आ रहे हो, ये अमीबा था, ये पैरामीशियम था, ये कौन से समूह में आएंगे? ये देखकर पता लग रहा है कि ये दोनों जो आएंगे किस में आएंगे? प्रोटोजोआ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिंपल सी बात कर रखिए, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी या परजीवी के रूप में रहते हैं। लो जी, यही पहला बिंदु हमने पढ़ा था कि हम इनको एनिमल्स लाइक क्रिएचर्स क्यों बोलते हैं? एनिमल्स लाइक क्यों बोला जाता है? प्राणी समान क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्राणियों के समान ये परभक्षण भी दर्शाते हैं, प्राणियों के समान ये परजीविता भी दर्शाते हैं। ज्यादातर ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ज्यादातर अगर आपसे पूछा जाए ज्यादातर ये कैसे होते हैं, तो ज्यादातर ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है। अब सीधा कि भैया हमने प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांट दिया। सर किस आधार पर बांट दिया? आप मुझे बताइएगा। हमने प्रोटिस्टा जगत को बांटा था। ये हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत को बांटा था। किस आधार पर बांटा था? कौन बताएगा? यहां पर हमने प्रोटिस्टा जगत को इस तरीके से बांटा था। किस आधार पर? आधार क्या लिया था हमने? क्या हमने यहां पर आधार पोषण लिया था? सोच, क्या ये स्वपोषी, ये परपोषी, वो भी मृतोपजीवी, ये परपोषी, वो भी कौन से? परजीवी या परभक्षी भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। पोषण लिया था ना। अब यहां पर हम इस प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करेंगे। ये जो प्रोटोजोआ है इसको 4 समूह में बांट रहे हैं। चाहे आप यहां पर भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर प्रोटोजोआ को जब हम बांटते हैं तो किस आधार पर बांटते हैं? गमन अंगों के आधार पर। किस आधार पर? सर मोबिलिटी के आधार पर या लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर। इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे गमन अंग। गमन का मतलब क्या होता है? चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो गमन करने के लिए अंगों के आधार पर हम इनको प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटते हैं। अब कौन से? एक वो जिनमें गमन जो होएगा, जिसमें चलन जो होएगा, जिसमें मूवमेंट जो होएगा, किसके द्वारा होएगा? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा आएगा? कूटपाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो जरा सोच, ऐसे प्रोटोजोआ को क्या मैं अमीबीय प्रोटोजोआ बोल सकता हूं? ऐसे प्रोटोजोआ को क्या हम अमीबीय, ऐसे प्रोटोजोआ को क्या हम अमीबीय प्रोटोजोआ बोल सकते हैं? दिमाग लगाइए। ऐसे प्रोटोजोआ को हम अमीबीय बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जिसमें मूवमेंट किसके द्वारा होएगा? सर कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसे जिनके अंदर मूवमेंट जो होएगा वो किसके द्वारा होएगा? पक्षमाभ के द्वारा। पक्षमाभ जिसको हम क्या बोलते हैं? सर पक्षमाभ को हम बोलते हैं सीलिया। पक्षमाभ को हम क्या बोलते हैं? सीलिया। तो ऐसो को हम क्या बोलेंगे? पक्षमाभी प्रोटोजोआ। इसको हम क्या बोलेंगे? सर पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ऐसे जिनके अंदर क्या मिलेगी? कशाभिका मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कशाभिकीय प्रोटोजोआ। जिनके अंदर फ्लैजिला मिलेगी, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। जिसके अंदर सीलिया मिलेगी, सीलिएटेड प्रोटोजोअन। जिसके अंदर स्यूडोपोडिया मिलेगी, अमीबॉइड प्रोटोजोअन। सर ये कूटपाद क्या होता है? अभी बताता हूं। पक्षमाभ और कशाभिका, पक्षमाभ और कशाभिका ये तूने पढ़ा हुआ है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ लेते हो आप। डन।
अब फाइनली एक चौथा समूह जिसमें कोई गमन अंग होता ही नहीं है, इसमें गमन अंग है, इसमें गमन अंग है, इसमें गमन अंग है, चौथा समूह जिसमें कोई गमन अंग ही नहीं होता, चलने के लिए कोई अंग ही नहीं है, तो फिर वो कैसे चलते हैं? वाहक के द्वारा। किसके द्वारा? वाहक के द्वारा। जैसे जैसे मच्छर के अंदर कोई था सर प्लाज्मोडियम, क्या अपने आप आ सकता है? आपके अंदर उड़ते उड़ते प्लाज्मोडियम आ सकता है? नहीं सर। तो ऐसे जिनके अंदर कोई गमन अंग नहीं होता, वो वाहक के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजुआ। डन। तो इस आधार पर हमने प्रोटोजुआ को कितने भागों में बांट दिया बेटा जी? यहां पर ये जो प्रोटोजुआ जो होते हैं इनको हम 4 समूह में बांटते हैं। अमीबीय प्रोटोजुआ, कशाभिकीय प्रोटोजुआ, पक्षमाभी प्रोटोजुआ और स्पोरोजुआ। ठीक है। हाँ भाई मंजीत, कैसा लगा सफेद सफेद सर? धूप आ रही है? धूप आ रही है, दिख रही है अभी? हाँ जी। तो प्रोटोजुआ को हम यहां पर 4 भागों में बांटते हैं। किस आधार पर? याद रखना, गमन अंगों के आधार पर। भूल मत जाना, ये लिखा हुआ नहीं है तो ये याद रखना। 4 समूह में बांटते किस आधार पर? आधार याद रखना, गमन अंग। ठीक है जी। गमन अंगों के आधार पर हम यहां पर 4 भागों में बांटते हैं। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नवीन पांडे, बेटा पूरा चैप्टर पढ़ा दिया यार। क्या सर तभी प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में मिलते हैं? स्पोरोजोइट चाहे स्पोरो